दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली जाएंगे। नमस्कार, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह आज आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी। वो महानायक जिसे पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है, वो जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरी सेना खड़ी की थी, जिसकी सेना के आगे अंग्रेज़ों के पांव उखड़ गए थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक समय था जब अंग्रेज़ों के शासन में सूर्य अस्त नहीं होता था। मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशा में गोरों का शासन था। उनकी ताकत का सामना करने का दम किसी में नहीं था। जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जाता था उसे अंग्रेजी फौज कुचल कर रख देती थी। पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों की तूती बोलती थी। अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। लेकिन ऐसे समय ही भारत में एक ऐसा शूरवीर भी था जिसके नाम से आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कांप जाती है, जिसने अंग्रेज़ों को नेस्तनाबूद करने के लिए एक सिस्टमेटिक आर्मी ऑर्गेनाइज की थी, जिसने अंडमान निकोबार में स्वाधीन भारत सरकार की स्थापना की थी, जिसे दुनिया के कई देशों ने मान्यता भी दी थी, जिस सरकार के डेलीगेशन ने कई इंटरनेशनल समिट में हिस्सा लिया था, जिनकी अपनी करेंसी, सेना, मिनिस्ट्री और फ्लैग था। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें कभी भी उस सच से रूबरू क्यों नहीं कराया गया? आखिर क्या हुआ उस महावीर का? क्या भारतवर्ष के उस सपूत के साथ न्याय हुआ, या वो भी अनगिनत देशभक्तों की तरह आज़ादी के महल की नींव का पत्थर बन गया? दोस्तों, इन सब के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो आप तैयार हो जाइए आज़ादी के इस योद्धा की कहानी सुनने को, जो आपको रोमांचित भी करेगी और दुखी भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पूरे देश के सीने में आज़ादी के महानायक नेताजी पूरे सम्मान के साथ विराजमान है। नेताजी का दिया हुआ नारा जय हिंद आज पूरे देश की जुबान पर है। आज़ाद हिंद सेना की वीरता की कुछ धुंधली दास्तां भी लोग सुनाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस सेना व इसके सैनिकों को आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल के पास उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इसकी जगह नेताजी की असली प्रतिमा लगाई जानी है, जिसे बना रहे हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक अद्वैत गणनायक। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अद्वैत गणनायक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नेताजी व आज़ाद हिंद सेना को ऑफिशियल सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आज़ाद हिंद सरकार की वर्षगांठ का भव्य आयोजन करती है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि 75 साल पहले देश के बाहर बनी आज़ाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी, अविभाजित भारत की सरकार थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जो सम्मान नेताजी, उनकी सेना व उनके द्वारा स्थापित अखंड भारत की सरकार को दे रही है, वो 70 साल पहले ही उसे मिल जाना चाहिए था। लेकिन सम्मान तो दूर, उनके बारे में कोई जानकारी भी देने से परहेज किया गया।
देश को कभी नहीं बताया गया कि नेताजी ने स्वाधीन भारत सरकार की स्थापना की थी। नेताजी भारत के लिए पूजनीय क्यों हैं? आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका क्यों है सबसे खास? ऐसा क्या है जो उन्हें बना देता है महानायक? बचपन से ही परिवार के सुखमय वातावरण और परिजनों से अलग खोए खोए रहने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस और माँ प्रभावती थीं। पिता शहर के मशहूर वकील थे। कर्मठ और साहसी व्यक्तित्व वाले नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के नाम अपने अंतिम संदेश में प्रभावशाली ढंग से ये बात कही थी, भारतीयों की भावी पीढ़ियां जो आप लोगों के महान बलिदान के फलस्वरूप गुलामों के रूप में नहीं बल्कि आज़ाद लोगों के रूप में जन्म लेंगी, आप लोगों के नाम को दुआएं देंगी और गर्व के साथ संसार में घोषणा करेंगी कि अंतिम सफलता और गौरव के मार्ग को प्रशस्त करने वाले आप ही लोग उनके पूर्वज थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकी थी। उनके जोशीले नारों ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। ये कुछ ऐसे नारे हैं जो आज भी राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम एक हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में हुई थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस संगठन का वह गीत था जिसे गुनगुनाकर संगठन के सेनानी जोश और उत्साह से भर उठते थे। देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। साथ ही उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की भी स्थापना की। दुनिया के 10 देशों ने उनकी सरकार, फौज, बैंक को अपना समर्थन दिया था। इन 10 देशों में बर्मा, क्रोशिया, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, मंचूको, फिलीपींस और आयरलैंड का नाम शामिल है। इन देशों ने आज़ाद हिंद बैंक की करेंसी को भी मान्यता दी थी। फौज के गठन के बाद नेताजी सबसे पहले बर्मा पहुंचे, जो अब म्यांमार हो चुका है। यहाँ पर उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब अंग्रेज प्रोफेसर को कॉलेज में पीटा, इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान हासिल किया, तानाशाह हिटलर से की ऐतिहासिक भेंट। हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जिसने असल में सुभाष चंद्र बोस के जीवन को ही नहीं बल्कि उनकी पूरी सोच को बदल कर रख दिया। इसके बाद वो क्रांतिकारी बनने के रास्ते पर चल पड़े। सुभाष ने जब कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, वो जबरदस्त मेधावी छात्र थे, हमेशा पढ़ाई में डूबे रहने वाले। इसी बीच एक घटना ऐसी हुई जिसने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। वह उस दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में थे, तभी पता चला कि एक अंग्रेज प्रोफेसर ने खीज में उनके कुछ साथियों से
दुर्व्यवहार किया है और जोर से धक्का दिया है। चूंकि सुभाष ही क्लास के छात्र प्रतिनिधि थे, लिहाजा तुरंत प्रिंसिपल के पास पहुंचे, उन्हें इस बात के बारे में बताया। अंग्रेज प्रोफेसर का रवैया चूंकि बहुत खराब था, इसलिए सुभाष चाहते थे कि वो प्रोफेसर माफ़ी मांगे। प्रिंसिपल ने खारिज कर दिया। इसके विरोध में अगले दिन से छात्र हड़ताल पर चले गए। पूरे शहर में जब खबर फैली तो हड़ताल को समर्थन मिलने लगा। आखिरकार प्रोफेसर को झुकना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच एक सम्मानजनक समझौता हो गया। कुछ ही दिनों बाद जब उसी अंग्रेज प्रोफेसर ने फिर वही हरकत की तो नेताजी ने छात्रों को साथ लेकर कानून हाथ में लेते हुए उस अंग्रेज प्रोफेसर को जमकर पीट दिया। एक जांच समिति बनी जिसमें सुभाष ने तर्कों के साथ छात्रों का पक्ष रखा। उनकी कार्रवाई को परिस्थितिवश सही ठहराया, जिस पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें कुछ छात्रों के साथ काली सूची में डाल दिया। इस घटना ने सुभाष को एहसास कराया कि अंग्रेज भारतीयों के साथ कितना खराब व्यवहार कर रहे हैं। अंग्रेजों को लेकर सुभाष के मन में जो गुस्सा भरा, उसने उन्हें क्रांतिकारी बना दिया। उनके दिलो दिमाग में ये भावना बढ़ती गई कि किसी भी तरह से अंग्रेजों को इस देश से बाहर किया जाना चाहिए। सुभाष कभी भी अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे IAS की परीक्षा में भाग लें। लेकिन सुभाष कभी उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों का चाकर बनना उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। लेकिन जब पिता ने उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम पढ़ने से डरते हो, तो सुभाष के स्वाभिमान को चोट पहुंची और वे सिविल सर्विस की परीक्षा में भाग लिए। इस परीक्षा में उन्हें चौथा स्थान मिला और सिविल सर्विस के लिए उनका चयन हो गया। सिविल सर्विस की परीक्षा में बोस को अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा अंक मिले थे और उन्होंने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया था। वह ब्रिटिश सरकार के लिए काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली। आखिरकार अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनते हुए साल 1921 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अप्रैल 1921 में भारत लौट आए। 1941 में वर्ल्ड वॉर छिड़ चुकी थी। जर्मनी ब्रिटेन के खिलाफ जंग में था। इसी दौरान नेताजी ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ रहे भारतीय क्रांतिकारियों की मदद के लिए हिटलर से मदद मांगी थी। हिटलर से मिलने को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस, चीन आदि एक तरफ थे, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, जापान आदि जैसे देश थे। सुभाष चंद्र बोस ने उस वक्त मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाले सिंपल रूल को फॉलो किया। नेताजी और हिटलर दोनों की विचारधारा भले ही कई मायनों में अलग अलग हो, लेकिन बोस ने उस वक्त हिटलर का समर्थन लेने का फैसला किया। उस दौर में सारे देश हिटलर के आतंक से डरते थे। अंततः 1942 में बोस हिटलर से पहली बार उनके आवास पर मिलने पहुंचे। इस दौरान एक बहुत ही मनोरंजक घटना घटी। उस दौरान हिटलर ने नेताजी को एक कमरे में बैठाया था। उस वक्त हिटलर ने अपने कुछ अंगरक्षक रखे हुए थे, जो कि ठीक हिटलर की तरह ही दिखते थे और उनको पहचानना बहुत कठिन था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति हिटलर की तरह वेशभूषा में उनके सामने आया और हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं हिटलर हूँ। बोस ने भी हाथ बढ़ाया और कहा, मैं सुभाष भारत से।
मगर आप हिटलर नहीं हैं। इसके बाद वह व्यक्ति चला गया। इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। यह व्यक्ति बहुत ही कठोर स्वभाव का था। उसने भी नेताजी के सामने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं हिटलर। नेताजी ने फिर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं सुभाष भारत से, मगर आप हिटलर नहीं हो सकते। मैं यहाँ केवल हिटलर से मिलने आया हूँ। तीसरी बार फिर एक व्यक्ति ठीक उसी तरह की वेशभूषा में आया और नेताजी के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं सुभाष हूँ, भारत से आया हूँ, लेकिन आप हाथ मिलाने से पहले कृपया दस्ताने उतार दें, क्योंकि मैं मित्रता के बीच में किसी भी तरह की दीवार नहीं चाहता। हिटलर बहुत कठोर व्यक्तित्व का माना जाता था। उसके सामने इतनी हिम्मत से बोलने वाले बहुत कम लोग होते थे। नेताजी की हिम्मत भरी बात सुनकर हिटलर ने दस्ताने उतार दिए और हाथ मिलाया। जब हिटलर ने बोस से पूछा कि उन्होंने हिटलर को कैसे पहचाना, इस पर बोस ने कहा कि पहले दो व्यक्तियों ने पहले ही हाथ बढ़ा दिए, जबकि जो व्यक्ति मिलने आता है वह पहले हाथ बढ़ाता है। बोस के इस बात से हिटलर हैरान रह गए थे। इतना ही नहीं, हिटलर ने भारतीयों के लिए जो बातें किताबों में लिखी थी, नेताजी ने जब हिटलर को उन बातों की याद दिलाई और नाराज़गी जताई तो हिटलर ने उनसे माफ़ी भी मांगी थी। आज़ाद हिंद सेना की अंतिम लड़ाई, नेताजी का वो विमान जो कभी वापस नहीं आया। आज भी देश को है अपने इस बेटे का इंतजार। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। आज़ाद हिंद सरकार की आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। बताया जाता है कि आज़ाद हिंद फौज के बनने में जापान ने बहुत सहयोग किया था। आज़ाद हिंद फौज में करीब 85,000 सैनिक शामिल थे। आज़ाद हिंद फौज को 1943-44 में बर्मा में शुरू में तेजी से सफलता मिली। 1944 के मध्य फौज भारत की दहलीज तक पहुंच गई, जहां उसका सामना मित्र देशों के सैनिक दस्तों से हुआ, जिनके पास 1,55,000 सिपाही थे। आज़ाद हिंद फौज के मुकाबले उनकी संख्या कहीं ज़्यादा थी। फिर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना मोइरोंग में झंडा फहराने में कामयाब रही, जो इम्फाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर था। आज यह इलाका मणिपुर में आता है। आज़ाद हिंद फौज और गोरों की सेना के बीच आखिरी लड़ाई 1944 में कोहिमा के उत्तर और इम्फाल में हुई। वहां नेताजी की फौज के हजारों सिपाही मारे गए। यहाँ आज़ाद हिंद सेना का मुकाबला जिन अंग्रेज सैनिकों से हुआ था, वे अच्छी तरह ट्रेंड थे। इस बात के बहुत से प्रूफ हैं कि सेना को अगर देश की राजनीतिक खींचतान की जगह पूरा समर्थन मिलता तो जो स्वतंत्रता मिलती उसका स्वरूप कुछ और ही होता। लेकिन बदकिस्मती से उस समय कुछ नेता नेताजी को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे थे और वे लोग नेताजी को अभियान के खिलाफ पूरी ताकत लगा रहे थे। उन लोगों ने उस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। यह एक कड़वा सच है। अहिंसा की डींगे मारने वालों ने देश के जवानों को नेताजी के सेना के खिलाफ अंग्रेजों की सेना की ओर से लड़ने का आह्वान किया था। अगर ऐसे नाजुक समय पर जनता को भटकाया ना गया होता और पूरा देश नेताजी के नेतृत्व में लड़ाई करता तो अंग्रेज 1943 में कुचल दिए गए होते। वहीं
देश के साथ उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का भी हिसाब ले लिया गया होता। एक ब्रिटिश वेबसाइट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अंतिम दिनों से जुड़ी कुछ फाइलें साझा की हैं। इन फाइलों में नेताजी के अंतिम हवाई यात्रा से ठीक पहले की उथल पुथल से संबंधित जानकारियां हैं। ब्रिटेन ने हमेशा यह बताने की कोशिश की कि नेताजी की मृत्यु विमान हादसे में हुई, लेकिन ये बात किसी के गले आज तक नहीं उतरी, क्योंकि इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जिस विमान से मंचूरिया जा रहे थे वह रास्ते में लापता हो गया। उनके विमान के लापता होने से कई सवाल खड़े हो गए कि क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने एक खबर जारी किया जिसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। किसी देश की संस्था से ऐसा बयान आने पर इस हादसे को सच माना जा सकता था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जापान सरकार ने पुष्टि की कि ताइवान में उस दिन कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। इस बयान से संशय और बढ़ गया कि जब कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं तो नेताजी कहाँ गए। हालांकि आज भी इस देश को नेताजी के आने का इंतजार है और पूरा देश अपने नायक का आखिरी सच जानने को बेचैन है। जय हिंद। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना